हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। हमारी क्लास चल रही है जो संविधान की क्लास है। अभी तक हमने संविधान की क्लास में 7 क्लास अटेंड कर लिया है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था डीपीएसपी के बारे में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए वह कैसे हैं, क्या है। आर्टिकल 36 से शुरू हो रहे हैं और आर्टिकल 51 पे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जो हमारे राज्यों को क्या करते हैं, आदेश देते हैं। जो हमारे राज्यों को आदेश देते हैं कि उन्हें वो चीज़ों को क्या है, करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वह है संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमारे देश में 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं बेटा, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य की कार्यपालिका और एक होती है क्या, स्टेट की कार्यपालिका। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम। संघ की कार्यपालिका, हमारा आज का टॉपिक क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघ की कार्यपालिका मतलब कौन सी एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये जो होती है ये हमारे संविधान के किस सेक्शन में होती है और कहाँ से आर्टिकल से शुरू हो रही है, किस आर्टिकल से, और किस आर्टिकल पे क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव सेक्शन 5 के आर्टिकल 52 से शुरू होती है और आर्टिकल 78 में क्या हो जाती है, 78 में जाके खत्म हो जाती है। आर्टिकल 52 में कार्यपालिका का प्रधान देश का राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है, देश का राष्ट्रपति होता है। फिर हम इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को। फिर देखा जाएगा प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं। आपको यदि प्रधानमंत्री बनना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद संसद क्या होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं वह क्या होता है। तो पहला संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले आएगा हमारा क्या, कार्यपालिका का अध्यक्ष, जिसको बोला जाता है क्या, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान में बेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिकल में ये जरूर लिखा गया होगा कि हमारे देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे देश में क्या है, एक नॉमिनल पद है। पूरी कार्यपालिका की शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषदों को दी गई है। राष्ट्रपति क्या है, एक नॉमिनल है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए या सांसदों के चुनाव के लिए आप लोग, आम जनता क्या करती, वोट डालती। हम लोग हमारा प्रधानमंत्री या सांसद चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या, अप्रत्यक्ष होता है। वो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आर्टिकल नंबर 52 में क्या दिया है, देश में एक राष्ट्रपति होगा। यदि मैं राष्ट्रपतियों, कुछ राष्ट्रपतियों की बात करूं तो जैसे एक राष्ट्रपति हमारे जो थे, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कितना टर्म पूरा किया था बेटा, 2 टर्म पूरे किए थे। 12 वर्षों तक क्या रहे थे, यह राष्ट्रपति रहे थे। हमारा संविधान ये नहीं कहता अमेरिका की संविधान की तरह। अमेरिका का संविधान कहता है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। हमारे संविधान में कितनी बार रह सकता, लेकिन पहले ऐसे थे और आखिरी ये थे जो 2 बार क्या रहे, आपके राष्ट्रपति रहे। इसके बाद में बात करूं, एक दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था बेटा, जाकिर हुसैन। क्या नाम था, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एक राष्ट्रपति आते हैं एम हिदायतुल्लाह। ये ऐसे राष्ट्रपति थे बेटा जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे, सीजेआई थे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मैं एक राष्ट्रपति की बात करूं, राधा कृष्णन। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले राष्ट्रपति थे जिनको क्या दिया गया था बेटा, भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था, जिनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के पहले क्या थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और मैं बात करूं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो देश की क्या थी, पहली महिला। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। मैं बात करूं के आर नारायण की, तो के आर नारायण जो थे वो देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो ऐसे कई देश के क्या हुए, राष्ट्रपति हुए। हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद क्योंकि संघ की कार्यपालिका 52 से कहां तक है, 78 तक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 की। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 53 यह बोलता है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी। भाई कुछ ना कुछ पावर्स तो राष्ट्रपति को दी गई होगी, तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी। देखिए, भारत सरकार के कार्यपालिका के, जो भारत सरकार होती है, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वह किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। इसके बाद मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 58 की। आर्टिकल नंबर 58 में क्या दिया गया बेटा, राष्ट्रपति के योग्यताएं। आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो पहली योग्यता क्या,
भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या, कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसके प्रस्तावक और अनुमोदक, मतलब इसको हम समझते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसके पास होने चाहिए। मतलब 50 ऐसे लोग होना चाहिए जो इसका नाम प्रपोज्ड करें कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति बनने लायक हैं। और दूसरा क्या, 50 क्या होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, इस पहले ये संख्या कितनी थी बेटा, 10 थी, और ये कितनी थी, 10 थी। ये कब तक थी, 1977 तक थी। अभी ये संख्या कितनी है, 50 है। तो ये हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपति के लिए पद की बात हो रही है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 55 की, किसकी बात करता हूं, आर्टिकल नंबर 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात दी है। किसकी बात दी है बेटा, कैसे इलेक्शन होता है, कि आप में आम जनता वोट डालती है, इसमें नहीं डालती। क्यों नहीं डालती, एक प्रश्न यहाँ भी उठता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों होता है इसका चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वह क्या है, नॉमिनल है। अब उसके लिए 140 करोड़ के लोग वोट डाल रहे हैं, कोई मेरे हिसाब से फिजूल खर्ची, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष में भाई कोई ना कोई तो वोट डालते होंगे। तो अप्रत्यक्ष में वोट डालते हैं कौन, हमारे देश की संसद। संसद के 2 सदस्य होते हैं हमारे देश की। कौन डालती है वोट बेटा, संसद। संसद के कितने सदस्य, मतलब 2 तरीके की संसद होती है, एक होती है क्या, लोकसभा, और एक क्या हो जाती है बेटा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर क्या होते हैं, इसमें वोट डालते हैं। तो लोकसभा मतलब जिनको हम चुनते हैं वोट डाल के, और राज्यसभा क्या, जो विधायकों और सांसदों द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अब इसमें सदस्य संख्या की यदि मैं बात करूं तो हमारे देश में, अच्छा इसमें एक चीज़ और, कि इसमें विधानसभा के, हर राज्य की विधानसभा होती है, ठीक है, राज्य की जब कार्यपालिका पढ़ेंगे। और एक क्या होती है बेटा, विधान परिषद होती है। इन सब के लोग भी क्या करते हैं, इसमें वोट डालते हैं। मतलब विधानसभा के भी डालेंगे और किसके डालेंगे, विधान परिषद के भी डालेंगे। सॉरी, विधान परिषद के लोग इसमें वोट नहीं डालते, इसमें सिर्फ किसमें डालते हैं, विधानसभा के लोग डालते हैं, जो क्या होते हैं, विधायक होते हैं। हम जिन विधायकों को चुनते हैं वो वोट डालते हैं, विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के नहीं डालते। और विधान परिषद हर राज्य को रखना क्या है, ज़रूरी नहीं है, अपनी इच्छा से रख सकती है। अभी शायद 7 स्टेट में क्या है, विधान परिषद है, 7 को ज़रूरत लग रही, 7 ने रखी। सबसे पहले विधान परिषद को भी मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य जिसने सबसे पहले विधान परिषद को रखा था। उसने 1988 में इसको हटा दिया था, और 2008 में इसने फिर से वापस रख लिया। मतलब सबसे पहले रखा, फिर 1988 में भंग कर दिया, फिर 2008 से लेकर अभी तक इसमें विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, ऐसे 7 स्टेट में क्या है, विधान परिषद है। तो इसके लोग वोट नहीं डालेंगे, वोट डालेंगे विधानसभा के विधायक, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। अब ये वोट कैसे होता है, तो इसकी एक प्रोसेस होती है, एक पद्धति होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, एकल संक्रमणीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली बेटा, एकल संक्रमणीय। अब ये एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली की बात करूं तो हमारे देश में, ध्यान से समझिएगा, हमारे देश में टोटल 4033 विधायक सीट हैं। कितनी सीट हैं, 4033। इसके लिए जो आधार लिया गया है जनगणना का, वो लिया गया है 1971 की जनगणना। कौन सी जनगणना बेटा, 1900, वो एरिया की जनगणना। जैसे आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं, आप भी कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र की जो 1971 में जनगणना रही होगी, जनगणना हमारी प्रतिवर्ष कब होती है, हर 10 वर्ष में होती है। तो 1971 की जनगणना प्लस 4033 जो संख्या है उसमें 1/1000 कर देंगे। इससे क्या होगा, एक विधायक के वोट की क्या निकलेगी बेटा, वैल्यू निकलेगी। एक विधायक के वोट की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि एक विधायक वोट डाल रहा है तो वो क्या होगा, एक वोट होगा, उसकी क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी, जो उसके वोट डलेगा और उसकी वैल्यू होगी। और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 50% वोट क्या है, एक व्यक्ति को मिलने चाहिए। जब वो क्या होगा, 50% + 1 इसको ऐसा बोलते हैं। जब ये वोट मिलेंगे जब जाके क्या होगा, वो राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतेगा। तो विधायक लोग इसमें क्या है, वोट डालते। अब ये जो विधायकों की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, विधायकों की वैल्यू निकलेगी, तो जो सांसद होते हैं, हमने देखा सांसद कितने, 545 लोकसभा के, 250 राज्यसभा के, ये दोनों सांसदों का जोड़ होगा और वो वैल्यू से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो जो भी वैल्यू निकलती है XYZ, जो भी वैल्यू निकली उसमें 595 और 250 मतलब कितना होगा, ये लगभग 795 हो गया। 795 इंटू 1/1000, इससे जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू होगी, एक सांसद के वोट की वैल्यू होगी। और यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा विधायकों की वोट की वैल्यू यूपी के विधायकों की है, क्योंकि उनका क्या है, क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम वैल्यू है कहाँ की,
सिक्किम की। सबसे कम वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो सबसे कम वैल्यू किस यहाँ के मतलब कौन से राज्य के विधायकों की है? सिक्किम की है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको, पहले क्या था संविधान में, सिर्फ लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, ठीक है, विधानसभा के विधायक ही वोट डालते थे। लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया था, 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। और इस 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? इसमें 2 यूनियन टेरिटरी हमारे देश की जो है, एक का नाम है दिल्ली और एक का नाम है क्या? पौंडीचेरी। ये दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायक, विधानसभा के विधायक भी क्या करते हैं बेटा? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और फिर जाके देश का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश का राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर? रायसीना हिल्स के पास है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। अब क्या हुआ? हमारे देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। हमने देख लिया हमारी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष हमारी योग्यताएं होनी चाहिए। हमने हमारे देश का क्या चुन लिया? राष्ट्रपति चुन लिया। इसके बाद यदि मैं आगे की बात करूँ, आगे की बात में यदि हमको मान के चलो राष्ट्रपति को क्या करना है? हटाना है। यदि हमको ऐसा पता लगा राष्ट्रपति की ड्यूरेशन कितनी होती है, राष्ट्रपति की ड्यूरेशन होती है कितनी? 5 वर्ष। ये तो नॉर्मली आप सभी लोगों को पता होगा। अब मान के चलो कि राष्ट्रपति को 2 वर्ष के बाद हमको हटाना है, ठीक है, या ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो देश विरोधी गतिविधि में लगा हुआ है, या ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कोई ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा लगता है कि उसको हमें पद से हटाना है, तो राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है बेटा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 61 में। कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 61 में। अच्छा, ये महाभियोग की प्रक्रिया से पहले ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो ओथ होती है, शपथ होती है, राष्ट्रपति को शपथ जो है वो आर्टिकल नंबर 60 में दी गई है। और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है बेटा। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अब राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, यदि किसी राष्ट्रपति को हमें हटाना है, यदि किसी राष्ट्रपति को हमको महाभियोग लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही बात आती है, संसद के दोनों सदन, एक सदन क्या हुआ? लोकसभा हो गया, एक सदन क्या हो गया भैया? राज्यसभा हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। इसमें से किसी एक सदन के व्यक्ति क्या होगा? एक सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा, लेकिन उसको राष्ट्रपति पर आरोप लगाने के लिए 1/4 मतलब सदस्य की जो सदस्य संख्या है उसका 1/4 उसके पास क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। चलिए, लोकसभा ने क्या किया? आरोप लगा दिया। आरोप लगाने के बाद राज्यसभा क्या करेगा? इसकी जांच करेगा। और जांच करने के बाद 2/3 मतलब 2/3 से एक बहुमत पारित करेगा। और उस बहुमत को पारित करने के बाद तुरंत इमीडिएट लेवल पर राष्ट्रपति को उसके पद से क्या हो सकता है? हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब हम कंपेयर करेंगे किससे? राष्ट्रपति के निर्वाचन से और राष्ट्रपति को हटाने से। हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा था कि हर राज्य की विधानसभा के विधायक लोग भी वोट डालते हैं, ठीक है भैया, डाल दिया। हमने देखा था कि दिल्ली और पौंडीचेरी के भी जो यूनियन टेरिटरी है उनके लोग भी वोट डालते हैं। लेकिन इस चीज़ में यहाँ ध्यान रखना है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, उसके जो विधायक होते हैं ये लोग वोट नहीं डालते राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में, और ना ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग डालेंगे वोट, ठीक है। लेकिन इसमें ये लोग जरूर वोट डाल सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय वोट नहीं डाला था। जैसे मान लीजिए मैं कहीं का सांसद हूँ, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था मैं वोट नहीं डाल पाया राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में मुझे अधिकार है, मैं वोट डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाला तो मैं राष्ट्रपति के महाभियोग में वोट नहीं डाल सकता, मैं डाल सकता हूँ। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधानसभा के लोग वोट डालते हैं, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के डालेंगे, लेकिन जब महाभियोग लगेगा तो ये लोग क्या करते हैं? उसमें वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति पर क्या होता है? एक तरीके का महाभियोग होता है, जो आर्टिकल नंबर किस में दिया है? 63 में दिया है। आर्टिकल 55 में दिया गया था क्या? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। अब मैं यदि बात करूं राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, कई प्रकार की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति के कई तरीके के अधिकार होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति कई आयोगों का गठन करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अब जैसे हमने बात करी थी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक क्या है?
संघ की कार्यपालिका है। अब राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्री परिषद से क्या कर सकता है बेटा, एक समय समय पर क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है, ये उसकी क्या है, शक्ति है। मंत्री परिषद हम कल की क्लास में देखेंगे कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, मंत्री परिषद होती कैसी है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। कई तरीके की शक्तियाँ उसको दी गई हैं। जैसे उसमें मैं मेन बात करूँ तो राष्ट्रपति की एक सैन्य शक्ति होती है, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जैसे देखा कई आयोगों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री को भी शपथ यदि दिला रहा है तो वो कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति दिला रहा है। जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति की कुछ पावर्स की मैं बात करता हूँ। देखिए, देश में यदि कोई कानून बनाना है तो कानून बनने की प्रोसेस हम देखते हैं। कानून कहाँ से बनता है, संसद से। कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है, देश की पार्लियामेंट को। फिर मैं आ रहा हूँ उस पर, किस पे, लोकसभा पे, और किस पे आ गया मैं, राज्यसभा पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे देश में कोई कानून बनाना है। ठीक है, अब कानून बनाना है तो या तो लोकसभा से वो पहले क्या होगा, पारित होगा। कोई एक व्यक्ति लोकसभा में प्रस्ताव पारित करेगा, बहस होगी, वोटिंग होगी और पारित हो जाएगा। वहाँ से जाएगा कहाँ, राज्यसभा। ज़रूरी नहीं है कि पहले लोकसभा, हो सकता है पहले राज्यसभा भी चले जाए। राज्यसभा से स्पीकर के पास होते हुए किसके पास जाता है बेटा, वो स्पीकर के पास से होते हुए वो जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति पास। और राष्ट्रपति उस पर अपनी परमिशन देता है। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी परमिशन दे देगा, देश में क्या होगा, कानून लागू हो जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी परमिशन देगा, देश में क्या हो जाएगा, कानून लागू हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति इस परमिशन को देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को परमिशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संसद ने कोई बिल बना के राष्ट्रपति के पास भेजा कि राष्ट्रपति महोदय इस पर आप परमिशन दे दीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति दे। राष्ट्रपति के पास कई तरीके के वीटो पावर्स होते हैं। पहला वीटो पावर क्या होता है, वो या तो उस बिल पे परमिशन देने से क्या कर देगा, मना कर देगा कि नहीं, मुझे ये बिल समझ में नहीं आ रहा है जो आप बना रहे हो, तो वो कानून बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। दूसरी बात क्या करेगा, वो इस बिल पे क्या करेगा, परमिशन दे देगा, मतलब वो क्या हो गया भाई, कानून देश में बन गया। तीसरा क्या करेगा वो उसको न्यूट्रल रखेगा। न्यूट्रल मतलब क्या, वो ध्यान ही नहीं देगा, वो ना तो हाँ बोलेगा ना क्या करेगा, मना करेगा। तो ऐसी स्थिति एक बार निर्मित हुई थी 1986 में, जब देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ये देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे बेटा जो क्या थे, पंजाबी थे। इन्होंने क्या किया था, एक बिल लेकर आई थी सरकार, है डाकघर संशोधन विधेयक। इस संशोधन विधेयक ये आज भी राष्ट्रपति के टेबल पे क्या हुआ है, रखा हुआ है। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और हमने देखा कि राष्ट्रपति को परमिशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप 2 दिन में परमिशन दीजिए, 3 दिन में दीजिए, 5 में दीजिए या 2 साल में दीजिए। जब इच्छा हो राष्ट्रपति की, जब परमिशन देगा, जब मना करना होगा जब करेगा। और चौथा वीटो पावर होता है बेटा पुनर्विचार। राष्ट्रपति किसी बिल को क्या है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। भाई उसके पास जो बिल भेजा कानून बनाने के लिए, उसको लगता है कि इसमें क्या है, करेक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसमें करेक्शन करना चाहिए, तो वो इसमें करेक्शन कर देगा। अब मान लीजिए उसने भेजा और संसद ने उसको क्या किया, पुनर्विचार करके जैसा राष्ट्रपति चाह रहा था वैसा उसने करके क्या कर दिया बेटा, भेज दिया। तो राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। वो फिर ये नहीं कर सकता कि मैं मना कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो मैं परमिशन दे देता हूँ तो अच्छी बात है, या उसको न्यूट्रल रख ले, ऐसा कुछ नहीं। उसको उस पर परमिशन देना ही पड़ेगी यदि वो पुनर्विचार के लिए क्या करता है, संसद के पास भेजता है। तो ये इस तरीके की कई वीटो पावर्स राष्ट्रपति के पास होती है। कुछ राष्ट्रपति के पास वित्तीय पावर भी होती है, फाइनेंशियल पावर होती है ना। फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत वो एक वित्त आयोग का गठन करता है। कई बार एग्जाम में आया है कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 280। कौन से में है, आर्टिकल नंबर 280 में है। अब ये वित्त आयोग क्या काम करता है, वित्त आयोग काम करता है, हमारे देश में 2 गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एक कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट के बीच करों का कितना रेशो बांटा जाए, जो इनकम टैक्स या अलग टैक्स प्राप्त हो रहे हैं, या किस रेशो में इनका बंटवारा किया जाए पैसों का, ये परामर्श देता है वित्त आयोग किसको, राष्ट्रपति को। और इसका परामर्श माना जाए, यह क्या है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि वित्त आयोग ने परामर्श दिया कि आप 5 रुपये मिल रहे हैं सरकार को तो 3 रुपये स्टेट को दो और 2 रुपये किसको दो, सेंट्रल को दो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बात मानी जाए। ये सिर्फ एक क्या है, परामर्शदात्री संस्था है। क्या करेगी ये, सिर्फ एक तरीके का परामर्श देगी। इसके बाद देखा हमने जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है भाई। जैसे
इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र निकाय है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, इलेक्शन कमीशन की करता है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की करता है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है बेटा। ये होता क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति को कुछ हद तक समझा, लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। कल की क्लास बिल्कुल अटेंड कीजिएगा, उसमें हम इसके आगे के जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसको देखेंगे जो आर्टिकल नंबर 123 में है। अब ये आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश क्या होता है, मेन चीज़ ये, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।